We study about how to plan the building and how to draw the plans of any building, residential building. Okay, तो बिल्डिंग प्लानिंग क्या है, उसके वर्किंग ड्राइंग्स कैसे होते हैं, उसके रिलेटेड ये चैप्टर है। बिल्डिंग प्लानिंग में आगे आपने पढ़ा, जो भी मैंने टॉपिक्स चलवाया उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग आपने पढ़ा, जिसमें एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, ग्रुपिंग, ओके, देन एलिगेंस, सैनिटेशन, ओके, देन रूमीनेस, ये सब क्राइटेरिया ध्यान पे रखें। देन नेक्स्ट बिल्डिंग बायलॉज, रूम की साइज कितनी होनी चाहिए, ओके, टाइप्स ऑफ रूम, फॉर एग्जांपल कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें टाइप्स ऑफ रूम्स, ड्राइंग रूम, किचन, फिर लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो वो सब का यूज करके आपको एक प्लान प्रिपेयर करना है, हाउ टू ड्रॉ द प्लान फ्रॉम लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम प्रिपेयर करने के लिए आपको बिल्डिंग प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ेगा, एंड फिर उसकी प्रोसीजर है कि लाइन डायग्राम आपको कोई दिया है तो उस पे से आप प्लान कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और बिल्डिंग बायलॉज में फ्लोर स्पेस इंडेक्स वगैरह का यूज हम कैसे, बिल्डिंग बायलॉज जो है उसमें चैप्टर में फ्लोर स्पेस इंडेक्स वो सब उसका क्राइटेरिया इस प्लानिंग में कैसे लगता है उसका भी वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग प्लानिंग क्यों करना पड़ता है। फॉर द प्लानिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, engineer or architect needs some important information from his client. So first one is purpose of the building, किस पर्पस के लिए आपको प्लानिंग करना है। साइज ऑफ द लैंड फॉर द प्रपोज बिल्डिंग, तो लैंड की क्या साइज है, ओके, जिसमें आपको बिल्डिंग प्रिपेयर करना है और प्लान करना है और कंस्ट्रक्ट करना है। तो लोकेशनल एरिया ऑफ द लैंड, जो भी एरिया है लैंड का, लोकेशन कहाँ पे है, ओके। द नेचर एंड यूटिलिटीज ऑफ द एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स द नेचर एंड जो भी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज है उसका हमें किस तरह से यूज करना है। फाइनेंस अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन, ओके, दैट मीन्स आपके पास कितना कंस्ट्रक्शन के लिए कितना फाइनेंस अवेलेबल है, दैट मीन्स आप कितना खर्च कर सकते हो। देन नंबर ऑफ द स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन list of the activities to be performed in the building, okay, interrelationship of the activities, space required for each activities, then number of the persons, their age, their standard going to involve in each activity, basic facilities like road, water supply, drainage, electricity, gas supply, जो भी आप जहाँ पे भी आप प्लॉट ले रहे हो और प्लानिंग जिसके लिए हमें करना है तो वहाँ पे रोड अवेलेबल है, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, गैस सप्लाई है, ओके। जिस स्पेस को आपको यूज़ करना, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, जिसके लिए स्पेस चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए। देन आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, जो भी बिल्डिंग आप प्लान कर रहे हो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटीज, ओके। then space required for each activity, number of the persons, their age, their standard going to involve in each activity, then basic facilities like road, water supply, drainage, electricity, gas supply, etc. distance of the local markets from the land, तो लोकल मार्केट जो भी है वो आपकी जो ज़मीन है उससे कितने दूर है, आपका जो भी प्लॉट लिया है उससे कितने दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, ऑथोरिटीज रेगुलेटिंग द एरिया ऑफ द लैंड, देन प्रेफरेंसेस और चॉइस ऑफ द ओनर और यूजर ऑफ द स्पेसिस, एप्लियंसेस एंड फर्नीचर, ओके। तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंसेस और चॉइस ऑफ ऑनर, ओके, और यूजर्स ऑफ द स्पेसिस, एप्लियंसेस, फर्नीचर, कौन कौन से कितनी कितनी स्पेस प्रोवाइड करनी है, कौन सा फर्नीचर रखना है, तो इसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना पड़ता है। इफ द लैंड इंटेंडेड फॉर द बिल्डिंग इज येट टू बी एक्वायर्ड और परचेज, देन साइट सिलेक्शन should be done to suit the requirement of the intended or the proposed building.
the land intended for the building is yet to be acquired or purchased, then site selection should be done to suit the requirement of the building. तो आप कोई भी फर्स्ट ऑफ कोई भी बिल्डिंग प्लान करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट आपकी कौन सी नीड है वो ध्यान में रख के वो प्लान करेगा। ओके, तो प्लानिंग के लिए हमें ये सब क्राइटेरिया रखना है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के आजू बाजू कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिर ये तो चलो रूम के अंदर का हुआ कि आप जो भी साइट सिलेक्ट करते हो तो वो अंदर के अंदर का जो भी स्पेसिंग अवेलेबल है कि नहीं है, अंदर का और बाहर का। इस टॉपिक में क्या है, अंदर जो भी अंदर कौन कौन सी जो भी आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान करते हो तो अंदर कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, किस पर्पस से आप प्लान कर रहे हो, वो सब ध्यान में रखना होता है। और बाहर जो भी एरिया है, एडजॉइनिंग एरिया है, तो उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, जो भी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए वो बाहर के एरिया में है कि नहीं है, वो सब देख के हमें प्लान करना है। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज है, देन इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब आप देखोगे। कोई भी जगह पे आप मकान लोगे या प्लॉट लोगे, प्लॉट लेके आपको मकान जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वो प्रिपेयर करना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो आप पहले तो देखोगे कि ये साइट है तो यहाँ से मेरा ऑफिस कितना दूर पड़ रहा है, आजू बाजू कोई फैसिलिटी है कि नहीं है। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, वो सब फैसिलिटी है कि नहीं है, वो सब आप ध्यान में क्राइटेरिया रख के फिर उसका आप प्लानिंग करोगे। ओके, देन जो भी हम बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं उसका प्रॉपरली यूज हो, वो सब क्राइटेरिया भी हमें ध्यान रखना है। फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर द बिल्डिंग, द अवेबिलिटी ऑफ वाटर। This is most important criteria for any kind of building. Source of available water may be surface and ground water. वहाँ पे जहाँ पे भी आपने सिलेक्ट की है साइड, वहाँ पे पानी अवेलेबल है कि नहीं है, कितना सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। नेचुरली साइट विथ अवेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर इज प्रीफर्ड, दैट मीन्स आपको सरफेस वाटर मिल जाए नेचुरली। ओके, दैट मीन्स आपको कैनाल में से डायरेक्टली या थ्रू ग्रेविटी आपको डायरेक्टली वाटर मिल रहा है। कॉरपोरेशन का जो भी पानी आता है दैट इज कॉल्ड नेचुरली अवेलेबल वाटर और नेचुरली साइट विथ अवेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर। दैट मीन्स जहाँ पे भी जो भी गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन में से पानी आता है, ओके, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरली साइट विथ अवेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर इज प्रीफर्ड बिकॉज ग्राउंड वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व। ग्राउंड वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं पर उसमें क्या होता है, डिजॉल्व सॉल्ट ज़्यादा होता है। तो आपको क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पंपिंग करके वो पानी को, उसके लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करके आपको वो पानी पंपिंग करके बाहर निकलना पड़ता है। वो पानी जो भी होता है वो क्लियर नहीं होता है, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होता है। तो वो तो आपको वो पानी क्लियर हो, उसकी जो भी कंटेंट्स है, पीएच वैल्यू है, देन टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है, वो सब क्या है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उस पर उसके हिसाब से होना चाहिए। डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में, तो क्या है, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो वो उसके लिए आपको आरओ प्लांट वगैरह वापस लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी खर्चा होगा। तो बेसिकली आपको नेचुरली जो भी साइट जहाँ पे भी आपको नेचुरली अवेलेबल सरफेस वाटर अवेलेबल है वो वैसे साइट सेलेक्ट करनी है। The salts in water have corrosive effect on the steel, cement, bricks, etc. as well as on the human health. जो भी आप ग्राउंड वाटर यूज करते हो उसमें क्या होता है, करोसिव इफेक्ट ऑन, वो क्या करता है, उसमें सॉल्ट वो डिजॉल्व सॉल्ट होता है, उसकी वजह से स्टील, सीमेंट, ब्रिक पे असर होता है और एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ पे भी असर होता है। देन अवेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन,
The site should be well connected to the road network. Public transport like bus station, railway station, airport also should not be too far from the site. That means transportation facility भी होनी चाहिए. जहाँ पे भी आप साइट सेलेक्ट करते हो तो उस दिन उसके नज़दीक में बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट ऑल्सो शुड नॉट बी टू, बहुत दूर नहीं होना चाहिए. आपकी जो भी प्लॉट है, आप जहाँ पे भी रहते हो, जहाँ पे भी आपको बंगलो बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उससे ये सब नज़दीक होना चाहिए. देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. The source of quality power supply should also be available in reasonable distance from the site. That means electricity आपको मिलना चाहिए continuously, और वो electricity बहुत should also be available in reasonable distance from the site. जो भी sites है वहाँ पे electricity available होना चाहिए. Then next one is drainage. Proper disposal of the wastewater, rainwater, solid waste away from the building is important for the health of the building users and good environment and around the building. That means जो भी वेस्ट वाटर है, रेन वाटर और सॉलिड वेस्ट है, उसका डिस्पोजल का जो भी है वो अरेंजमेंट होना चाहिए. बिकॉज फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है ड्रेनेज वाटर, वेस्ट वाटर का, तो क्या होता है वो हेल्थ पे बैड इफेक्ट करता है, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, उसको भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसका ठीक नहीं रहता है, गुड नहीं रहता है. ओके, दैट मीन्स वो वहाँ पे भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट करता है. इसके लिए डिस्पोजल, वेस्ट वाटर, रेन वाटर, सॉलिड वेस्ट, उसका डिस्पोजल का अरेंजमेंट होना चाहिए. Then proximity to neighboring property. That means the residential building should be away from the commercial or industrial building. Any type of the building should not be very close to the following negative elements of the town. तो जहाँ पे भी आप प्लॉट ले रहे हो वो वहाँ से नज़दीक में जो भी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग है वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज इट इज़ नेगेटिव इफेक्ट होता है और हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं. इसीलिए ये सब जो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो नज़दीक नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल सीवेज फार्म, गार्बेज डिस्पोजल लैंड, देन इन incineration plants where solid waste is burned in closed vessel, then slaughterhouse, then cemeteries, brick and lime kilns, stagnant pools, wastewater stream, petrol pumps, gas stations, big hospitals, polluting industries, busy transportation intersections, busy railway station, bus station, airport, runway, railway lines, etc. Any type of the building site should be near to the following positive elements. ये सब ऊपर वाली जो आपने देखी वो नेगेटिव साइड्स, नेगेटिव एलिमेंट्स है. पॉजिटिव एलिमेंट्स में क्या आएगा? फ्रेश वाटर लेक्स, गुड वेजिटेशन एरिया, कोस्टल एरिया, पार्क्स एंड ग्राउंड्स. तो ये सब नज़दीक होना चाहिए. ओके, बिल्डिंग साइट्स के नियर होना चाहिए. Availability of the building materials, labors, equipments near the site to be selected is preferred to lower the cost of construction. That means for example आप जहाँ पे भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहाँ पे मटेरियल्स, लेबर्स जल्दी नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, आपको बाहर से लाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा. वो व्यक्ति को और मटेरियल को, जो भी लेबर है, मटेरियल और इक्विपमेंट को दूर से लाना पड़ेगा, जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा और उसका अलग का कॉस्ट भी तो लगेगा. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसका खुद का, फॉर एग्जांपल लेबर कोई आपके यहाँ काम करेगा तो वो भी कोई कॉस्ट लेगा, उसको लाने का, ले जाने का, वो सब अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा. उसी तरह से मटेरियल है, इक्विपमेंट है, तो वो भी दूर से लाना पड़ेगा. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको लगेगा. दूसरा उसका जो भी रेंट होता है इक्विपमेंट का और वो आपको देना पड़ेगा, और मटेरियल का भी जो भी कॉस्ट होता है वो भी देना पड़ेगा. तो इसलिए आपको लोअर कॉस्ट में कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो जो भी मटेरियल है वो मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट वो नज़दीक में होना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज टोपोग्राफी.
Level ground should be preferred. Undulating ground should be avoided. Sloping ground also should be avoided. आपको जो भी है टोपोग्राफी के हिसाब से लेवल ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन करना है. अंडुलेटिंग ग्राउंड है उसको अवॉइड करना है और स्लोपिंग ग्राउंड है उसको भी अवॉइड करना है. बिकॉज अंडुलेटिंग ग्राउंड होगा या स्लोपिंग ग्राउंड होगा तो उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल करना पड़ेगा. उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, देन मटेरियल चाहिए, सैंड वगैरह चाहिए, तो उसका भी कॉस्ट लगेगा. ओके, इसीलिए it's possible to prefer the site having a level ground. Okay, then foundation subsoil. The suitable subsoil for the foundation having high bearing capacity should be available at a reasonable depth. तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन सबसॉइल कैसी होनी चाहिए, हैविंग हाई बेयरिंग कैपेसिटी. आप हाई बेयरिंग कैपेसिटी हो उस तरीके से आपको ज़मीन लेनी है. ओके, यानी जो भी उसका नीचे का जो सॉइल का लेयर है, जो भी आपने प्लॉट लिया उसका सब सॉइल जो भी है और सॉइल है, सॉइल टाइप ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आप फाउंडेशन क्रिएट करो, तो फाउंडेशन जो भी आप कंस्ट्रक्ट करो, तो वो फाउंडेशन और जो भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करो उसका जो भी लोड आ रहा है वो इजीली ज़मीन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, सेफली ट्रांसफ़र हो जाए. उस तरीके से आपको फाउंडेशन सबसॉइल सिलेक्ट करना है. ओके, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन सॉइल इज प्रीफर्ड. रॉक, it has highest bearing capacity. Excavated rock can be used as aggregate for the construction of the building. Then gravels, hard murmur or sandy soils. So deep brown or red in color. Following types of soil should be avoided. The clay soil है, then fibrous soils containing peat or organic matter. Reclaimed land like depression or low-lying area filled by the garbage, ashes, etc. It may not be always to have all favorable conditions at any particular site. The site should be selected by comparing different sites. Site which is having best favorable conditions should be acquired for the proposed building. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी साइट्स देखनी पड़ेगी, उसमें से आपको कौन सी अच्छी लग रही है, जो आपको क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है, और जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है वो जो भी सराउंडिंग एरिया है, फिर जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सब कंपेयर करके आपको एक साइट सिलेक्ट करनी है. आफ्टर सिलेक्टिंग दिस साइट आपको वो प्लॉट परचेस करके वो सब प्लानिंग वगैरह करना है. ओके, देन planning of the residential building. In a residential building, two factors are of the great importance: the site and the planning of the building before it is considered. Okay, the site and planning of the building before it is considered. टू फैक्टर्स आपको कोई भी साइट और प्लानिंग करो उससे पहले ही ध्यान में रखना है. आफ्टर सिलेक्टिंग ए सुटेबल साइट, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द बिल्डिंग इज द प्लानिंग. ओके, आफ्टर साइट का सिलेक्शन होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, प्लानिंग करना है बिल्डिंग का. द फंक्शनल प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एनी टाइप ऑफ द बिल्डिंग. Good planning imparts good environment for living, working, recreation. The term planning of a building by an engineer is used to mean the arrangement of all the units of the building on all the floors and at all the levels. It not only includes the horizontal layout but also it takes into consideration the heights and levels to accommodate the space enclosed by the walls, floors and roof. ओनली आपने प्लॉट ले लिया उतने तक नहीं है, आप जो भी यूनिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, आप हाइट बिल्डिंग का ऐसा रखो कि वो डिफरेंट यूनिट्स अंदर कवर हो जाए, उसमें आप इजीली रख सको. फॉर एग्जांपल फर्नीचर रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने फर्नीचर जिस साइज़ का भी मिलता है वो अंदर बैठना चाहिए. ओके, जो भी हमें स्पेस चाहिए बिल्डिंग में वो स्पेस मिलनी चाहिए. ओके, उस हाइट वगैरह, हाइट, लेंथ, ब्रीथ, जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो भी आप प्लान कर रहे हो उसका हाइट, लेंथ, ब्रीथ
ओके, अकॉर्डिंग टू बायलॉज आप ध्यान में बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज ध्यान में रख के आप जब भी प्लानिंग करोगे तो ये सब भी फिट बैठेगा। उसमें दिया है कि आपको L/B रेशियो कितना लेना है। ओके, देन आपको हाइट बिल्डिंग का कितना लेना है, वो सब अंदर बिल्डिंग बायलॉज में बताया गया है, उसका यूज करके आपको प्लान करना चाहिए। द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स नीड टू बी प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑक्यूपेंट्स एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द available funds. The planning should be functional planning, which means designing a building and function or requirement and not to some traditional style. Everyone wishes to live in a splendid building or also wishes to own a building or a house, however small or big it may be. That means आप क्या करोगे कि आप ऐसे बिल्डिंग में रहना चाहोगे जो वेरी इम्प्रेसिव हो। ओके, और आप also wishes to own a building or house, however small or big it may be. Okay, then probably the largest single investment one makes in his life in own house. Okay, therefore more careful attention should be given to the all the aspects of designing it. The following considerations are kept in mind for making the design more useful. ओके, तो फर्स्ट वन इज पीपल एंड द रिक्वायरमेंट। कौन कौन से पीपल्स वहाँ बिल्डिंग में रहने वाले हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, तो क्लाइमेट कंडीशन कौन सी है, उसकी इफेक्ट्स कौन कौन सी हो रही है, कि क्या उसकी इफेक्ट्स बिल्डिंग पे हो सकती है। देन बिल्डिंग बायलॉज ऑफ द लोकेलिटी, then materials and methods of the construction. Now planning and designing of a building has become a very expert's job. Okay, for various rooms of the residential building, कौन से रूम है। for planning of the residential building, a very generalized list of spaces for the various activities in order of priority are as follows. First one is living room, bathroom and water closet, kitchen, bedroom, storeroom, then stair, passages, veranda open to sky, then the dining room or space, garage, servants room, guest rooms, outhouses, then library, children's room, office, home theaters. Okay, for any residential accommodation, first three spaces are minimum requirements. For remaining spaces, their choice and combination depends upon the resources of the owner. तो आपको पास तीन चॉइस है, लिविंग रूम, बाथरूम, वाटर क्लोजेट एंड किचन। ये फर्स्ट तीन चॉइस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ओके, for remaining species that choice and combination depends on the resources of the owner. Okay, for each there can be lower limit of the floor that can be planned, but there is practicability no upper limit as it can be governed by the resources of the owner. Minimum floor area of any space is decided by agronomics for the बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी मीन्स फॉर द स्पेस। एग्रोनॉमिक्स की यानी क्या, इन द साइंस टू स्टडी द वर्किंग मिनिमम डायमेंशंस फॉर द स्पेस फॉर द बेस्ट एफिशिएंसी। दैट मीन्स व्यक्ति को काम करने के लिए कितने मिनिमम स्पेस चाहिए, वो सब ध्यान में रख के आपको क्या करना है, मिनिमम फ्लोर एरिया डिसाइड करना है। Location of each space in permissible built-up area is decided by principles of planning, then orientation for the ventilation, natural light climate, warmth, etc. Location of the each space in permissible built-up area is decided. तो आपको क्या करना है, कोई भी प्लानिंग करना है तो वेंटिलेशन, नेचुरल सनलाइट, क्लाइमेट, वो सब ध्यान रख के, ओरिएंटेशन वो सब ध्यान रख के, देन प्रिंसिपल सब प्लानिंग आप आगे पढ़ के आए, एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, वो सब ध्यान में रख के आपको कोई भी बिल्डिंग प्लान करना है। ओके, थैंक यू।